दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे YouTube चैनल क्षितिज सिंस 2001 में। आज है डेट 24 ऑफ जनवरी 2022 और 2 दिन बाद गणतंत्र दिवस है। आज मैं वीडियो बना रहा हूँ, मोस्ट प्रोबेबली मैं कल तक अपलोड कर दूंगा। इसलिए गणतंत्र दिवस के अवसर पे मैंने जो टॉपिक उठाया है वो है गणतंत्र। आखिर गणतंत्रता का मतलब क्या है, लोकतंत्र में गणतंत्र क्या है या गणतंत्रात्मक लोकतंत्र क्या है, इसके ऊपर हमारी बात होगी आज की। तो आज का वीडियो इसलिए डेडिकेटेड है कि जैसे मान लीजिए आप एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डे के हिसाब से आप इंडिया में देखते हैं कि जैसे स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है वैसे ही गणतंत्र दिवस भी मनाया जाता है। वैसे संविधान दिवस का इतना ज़्यादा स्कोप नहीं है जितना इन 2 डेज का है, लेकिन उसका भी ठीक ठाक स्कोप है अगर आप राजनीतिक दुनिया में देखें या वकीलों की दुनिया में, जजों की दुनिया में देखें तो संविधान का भी बहुत महत्व है, इसलिए संविधान दिवस भी मनाया जाता है। और इन 3 डेट्स में जो कन्फ्यूजन है, अगर इसी को हम समझ लेते हैं तो हमारी गणतंत्र की परिभाषा इंडिया के लिए लगभग क्लियर हो जाएगी। और इसके बाद हम बात करते हैं गणतंत्र आखिर है क्या, कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसके कारण हम किसी देश को गणतंत्र कह सकते हैं, या कितने हद तक आप गणतंत्र हो सकते हैं, कौन सा देश कितने हद तक गणतंत्र है, इसको कहते हैं रिपब्लिकन वैल्यू। तो आप कितना गणतंत्र हैं, मान लीजिए आपने मेन चीजें हैं, जितने फंडामेंटल्स हैं उतना आपने कॉन्स्टिट्यूशन रख लिया कि हाँ हम गणतंत्र हैं, लेकिन मतलब कुछ सेकेंडरी रीजन या किसी वजह से आप उनको फॉलो नहीं कर पा रहे हैं तो आपका गणतंत्र मूल्य घटता है। गणतंत्र मूल्य मतलब रिपब्लिकन वैल्यू की कितने हद तक आप गणतंत्र का पालन करते हैं। तो इन सारी चीज़ों पे आज हम अपने वीडियो में बात करेंगे और उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले समझ लेते हैं रिपब्लिक आया कहाँ से। रिपब्लिक लैटिन भाषा का शब्द है रेस पब्लिका। रेस पब्लिका या रेस पब्लिक कह सकते हैं आप, जिसका अर्थ है मतलब पब्लिक की संपत्ति, संपत्ति या कह लीजिए पब्लिक का राज्य, ना किसी एक पर्सनल व्यक्ति का राज्य ना होकर पूरी पब्लिक का राज हो, जहाँ पे आप उसको रिपब्लिक कह सकते हैं। ये आप शाब्दिक मीनिंग है आपके लैटिन भाषा में। उसके बाद हम देख लेते हैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के कि रिपब्लिक या गणतंत्र होने के कैरेक्टरिस्टिक क्या है। तो देखिए ये है भले, और इसके ऊपर मैं आज एक सवाल अपने वीडियो के थ्रू जरूर खड़ा करना चाहूँगा। अगर कोशिश करिए आप कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढने की कोशिश भी करिएगा, मैं अभी आगे वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहले इसको देख लेते हैं। पहले एक कैरेक्टरिस्टिक कि जो राष्ट्र का प्रमुख होगा, मतलब जैसे हमारे वहाँ प्रेसिडेंट है और ब्रिटेन में क्राउन है, तो ये चुना हुआ होना चाहिए। वैसे ब्रिटेन में चुना हुआ नहीं है, हमारे वहाँ राष्ट्रपति चुन के आता है, इसलिए हम पूर्णतया गणतंत्रात्मक देश हैं। इसलिए राष्ट्र का प्रमुख है वो चुना जाना चाहिए, उसको कोई स्पेशल ट्रीटमेंट ना मिलना चाहिए जैसे इंग्लैंड में मिलता है। कोई वंशानुगत ना हो, मतलब नॉर्मल चुनाव हो और आम आदमी भी उस पद पर पहुंच सकता हो। दूसरी कंडीशन भी यही है कि सभी पद, जितने भी पद हैं, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत रखे गए हैं या पब्लिक के पद हैं, उन सब पे हर किसी की पहुंच हो। ऐसा नहीं है कि आप तो कुछ स्पेशल हैं, आप पहुंच सकते हैं, हम नहीं पहुंच सकते हैं। फिर हमारा थर्ड पॉइंट आ जाएगा संप्रभुता, पब्लिक के पास हो। जो जो मैंने आपको अभी ऊपर शाब्दिक अर्थ में बताया कि जो मेन संप्रभु है वो कौन है, तो वो है हमारी पब्लिक। पब्लिक मतलब प्राथमिकता पब्लिक को देंगे कि सबसे जो पूरा राज है वो पब्लिक के हाथ में ही होना चाहिए। ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं मेन जो हमारे रिपब्लिक होने के लिए जरूरी है। तो अब हम रिपब्लिक का अर्थ समझ चुके हैं और अब हमारा मेन मोटो है कि इंडिया में रिपब्लिक का मतलब क्या है। और जो मैंने बात की 15 अगस्त, 26 नवंबर और 26 जनवरी, इन 3 डेट्स का कंफ्यूजन क्या है, इनमें क्या लिंकेज है, भारत किस तरह पहले कॉलोनी था फिर डोमिनियन बना, उसके बाद किस तरह आपका मान के चलिए पूरी तरह संप्रभु हो गया 26 जनवरी के बाद। तो ये 3 चीज़ों पे हम बहस करेंगे। आज का ये वीडियो पूरा उसी पे समर्पित ही है। ठीक, तो पहले हम देख लेते हैं तीनों तारीखों में अंतर क्या था। तो तीनों तारीखों में अंतर अगर आप जान गए तो इंडिया का पूरा स्टेटस, पूरा गणतंत्र, सब कुछ आप जान जाएंगे पूरी तरह। तो सबसे पहले
15 अगस्त 1947 जिस दिन हम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, उस दिन क्या अंतर हुआ? 26 नवंबर 1949 को ऐसा क्या हुआ जो हम याद करते हैं? 26 जनवरी 1950 को ऐसा क्या हुआ जो हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं, जिसके ऊपर हमारा आज का वीडियो है। तो सबसे पहले हम अर्थ जान लेते हैं। 4 चीजें होती हैं संप्रभुता के पहले, सॉरी 3 चीजें होती हैं संप्रभुता के पहले। एक कॉलोनी होती है, दूसरा होता है प्रोटेक्टरेट, थर्ड होता है डोमिनियन, देन हमारी आ जाती है संप्रभुता। टोटल 4 चीजें, पहला कॉलोनी, प्रोटेक्टरेट, देन डोमिनियन और उसके बाद संप्रभुता, हमारी सॉवरेनिटी मिल जाएगी हमको। तो ये 4 चरण हैं। सबसे अच्छा सॉवरेनिटी है, अपने हाथ में पूरा शासन हो, उससे अच्छा क्या है? तो उसके बाद हम बात करते हैं इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, जिसपे साइन हो गए थे 18 जुलाई 1947 को ही, लेकिन ये इनैक्ट हुआ है 15 अगस्त 1947, जिसको हम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं अपना उस दिन। ठीक, तो इसके अंतर्गत क्या क्या आ रहा था, तो उस पर एक नजर डालिए। एंड ऑफ ब्रिटिश रूल, ब्रिटिश शासन आज के दिन से समाप्त। समाप्त का मतलब अधिकतर समाप्त, क्योंकि कोई भी जब नया देश बनेगा, उसका कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा, तो अंतरिम सरकार जरूर रही है और गवर्नर जनरल का पद कुछ दिन तक और चला, और बाकी सारे, लेकिन वो भी ऐसा नहीं है कि अपने मन का कुछ करेगा, वो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अधीन काम करेगा। लेकिन अगर जो हमारी संविधान सभा है वो चाहे तो उसके निर्णयों पे प्रतिबंध लगा सकती है। तो इतने कंडीशंस के साथ कुल मिला के ब्रिटिश शासन समाप्त हो गया, वायसराय का पद कुछ दिन और चला। इसी क्रम में आप देखेंगे कि हमारे जो पहले वायसराय थे, उसके वायसराय कह लीजिए, गवर्नर जनरल कह लीजिए आज़ाद भारत के, तो वो थे लॉर्ड माउंटबेटन। और अगर पहले भारतीय देखिए तो वो हो जाएंगे अब आपके सी राजगोपालाचारी। तो इसके बाद हम देख लेते हैं दूसरी कंडीशन क्या थी। तो वो तो मैंने आपको बता ही दी, वायसराय पद समाप्त, गवर्नर जनरल का पद बना रहा, भारत सरकार के अधीन है वो भी। ठीक, थर्ड है 15 अगस्त से इंडिया तथा पाकिस्तान ब्रिटेन के 2 डोमिनियन स्टेटस होंगे। इस पे आप ध्यान रखिएगा कि पहले हम लोग कॉलोनी थे, अब डोमिनियन स्टेटस हुए हैं 15 अगस्त के बाद। गणतंत्र दिवस इसीलिए मनाया जाता है कि गणतंत्र हम 26 जनवरी 1950 के बाद हुए हैं। उसके पहले 15 अगस्त 1947 और 26 जनवरी 1950, इसके बीच में हम एक डोमिनियन स्टेट रहे हैं। चौथा पॉइंट था हमारा, संविधान बनने तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के आधार पर शासन किया जाएगा, लेकिन इसके किसी भी प्रावधान को हमारी संविधान सभा बदल सकती है, और जो हमारा गवर्नर जनरल शासन कर रहा है उसके भी किसी भी एक्शन पे या किसी भी फैसले पे हमारी संविधान सभा हस्तक्षेप कर सकती थी, पूरी तरह उसको अधिकार था। ठीक, तो ये हो गई हमारी बात 15 अगस्त 1947 की, क्या क्या हुआ। फिर हम बात करते हैं 26 नवंबर 1949, जिसको हम संविधान दिवस भी मनाते हैं अपना। उस दिन आखिर क्या हुआ? संविधान बनकर तैयार हुआ, जैसा कि हमारे प्रस्तावना में भी लिखा है, हम 26 नवंबर 1949 को अपना संविधान अंगीकृत, अधिनियमित तथा समर्पित करते हैं। तो आखिर क्यों उसी दिन हमने गणतंत्र दिवस नहीं मनाया है, क्या वजह थी उसके पीछे? तो इसको जानने के लिए आपको अगली तिथि भी पढ़नी होगी। उसके पहले आप देख लीजिए अनुच्छेद 394। अनुच्छेद 394 डे ऑफ कंसेंटमेंट, इसमें तय कर दिया गया मुख्यतः संविधान लागू होने की तिथि 26 नवंबर 1950 को मानी जाएगी। और उसके पहले नागरिकता के कुछ कानून थे और कुछ लगभग 15-16 अनुच्छेद लागू हो गए थे 1949 में ही 26 नवंबर को। लेकिन कुछ दिन बाद के लिए, जैसे आर्टिकल 394 में बताया गया है, इसको रख लिया गया कि हम आगे लागू करेंगे 26 जनवरी 1950 को। अब बात आती है 26 जनवरी ही क्यों, आखिर क्यों जरूरी है कि हमने नवंबर से जनवरी किया, 2 महीने और लेट किया, क्या वजह थी? तो इसके लिए आपको पीछे जाना होगा 26 जनवरी 1930 को। ठीक है, तो अब बात करते हैं 31 दिसंबर 1929 को पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई कांग्रेस के मंच से, और 26 जनवरी 1930 को हमने स्वतंत्रता दिवस अपना मना लिया।
और अपना झंडा भी फहरा दिया। और उसी दिन को याद करने के लिए, उस दिन को एक स्पेशल बनाने के लिए हमने अपने बाकी कानून रख रखे कि मैं आगे इसको लागू करवा दूंगा और ये हमारा दिन स्पेशल हो जाएगा, इसको भी इतिहास में बड़ी तरजीह मिल जाएगी, इसलिए इसको यूज किया गया और 26 जनवरी 1950 को बाकी कानून लागू कर दिए गए। अब हम पढ़ते हैं अनुच्छेद 395। ठीक, तो अनुच्छेद 395 के अनुसार इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट तथा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 खारिज हुआ। अब इस लाइन को आप बहुत कायदे से समझिएगा। आर्टिकल 395 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 खत्म हुआ और भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 भी खत्म हुआ। और इसी के अंदर, इसी लाइन के अंदर छुपा हुआ है कि गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950 से ही क्यों मनाया जाता है। क्योंकि देखिए हमारा जो भारत स्वतंत्रता अधिनियम था वो हमें डोमिनियन बनाता है। हम कॉलोनी से डोमिनियन बन गए हैं, लेकिन हम अभी गणतंत्र नहीं बने, क्योंकि हमारे संविधान में तो गणतंत्र के सारे मूल्य रखे गए हैं, लेकिन संविधान अभी लागू कहाँ हुआ। संविधान लागू हुआ था कुछ बहुत पार्ट 26 नवंबर 1949 में, लेकिन 26 जनवरी 1950 को जब पूरा संविधान लागू हो गया तब से हम गणतंत्र हैं, इसलिए उस दिन से गणतंत्र दिवस मनाते हैं। और मतलब मान लीजिए वो जो फेज था बीच का, वो आप डोमिनियन हुए थे, ना कि गणतंत्र। आप आजाद हुए थे लेकिन पूर्णतया नहीं। इस बात को समझने के लिए आपको, मतलब मुझे तो काफी टाइम लगा है, अब मैं आपको कॉन्फिडेंटली समझा सकता हूँ कि पहले हम गुलाम थे पूरी तरह, फिर हम डोमिनियन हुए, उसके बाद डोमिनियन के बाद हम गणतंत्र बने, मतलब पूर्णतः आजादी हमको 26 जनवरी 1950 के बाद ही मिली, जब हमारा संविधान पूर्णतः लागू हो गया। अब इस तारीख से पूर्व हम डोमिनियन थे, क्योंकि राष्ट्रपति पद के स्थान पर गवर्नर जनरल का पद था तथा वह भारत सरकार की सलाह पर ब्रिटेन द्वारा नियुक्त होता था। अब डोमिनियन का मतलब क्या? जो हमारा राष्ट्र का प्रमुख था वो ब्रिटेन का क्राउन चूज कर रहा था, जैसा कि लॉर्ड माउंटबेटन हुए, सी राजगोपालाचारी हुए, वो भले भारतीय थे, भारत सरकार के कहने पर थे, लेकिन फिर भी चुन उनको क्राउन रहा था, इसलिए हम कह सकते हैं हम तब तक डोमिनियन थे। और 26 जनवरी को जब हमने अपना संविधान लागू कर लिया तो उसमें आर्टिकल 52 राष्ट्रपति का पद भी था, जो हमारा राष्ट्र प्रमुख था, और राष्ट्र प्रमुख उसके अनुसार निर्वाचित था। और यही हमारे जैसे मैंने पीछे बताया कि गणतंत्र की पहचान है कि जो हमारा राष्ट्र प्रमुख है वो निर्वाचित होना चाहिए। तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन लागू होने के बाद हुआ ये सारी चीजें, तो उस दिन से हम गणतंत्र हो गए। अतः 26 जनवरी के बाद राष्ट्रपति का पद बना, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अंतरिम सरकार के तहत 1952 तक राष्ट्रपति माना गया। तो इस चीज को आप फिर समझिए, जो मैंने अभी पीछे क्वेश्चन की बात की वो मैं अब उठाता हूँ कि 26 जनवरी 1950 को हमारा पूरा संविधान लागू हो गया, हम पूरी तरह संप्रभु हो गए, मैं मानता हूँ सब सही चल रहा था। लेकिन जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, पहली बार जब वो 2 साल के राष्ट्रपति बने, क्योंकि चुनाव तो 1952 में हुआ, तो वो जो 2 साल का फेज था उसमें हम अपने आप को गणतंत्र कह सकते हैं या नहीं, ये मेरा खुद का क्वेश्चन है, क्योंकि इस पे मुझे कोई अभी तक क्लियर आंसर नहीं मिल पाया है। क्योंकि कंडीशन ये है ना कि हमारे जो राष्ट्र का प्रमुख है उसको नियुक्त होना चाहिए, निर्वाचित होना चाहिए, उसका चुनाव होना चाहिए, फिर वो पद पर बैठना चाहिए। लेकिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 2 साल, भले ही उसके बाद वो निर्वाचित भी हो गए, लेकिन वो 2 साल हैं जो उसमें वो निर्वाचित नहीं थे, अंतरिम सरकार के आधार पर उनको बढ़ा के 2 साल के लिए प्रेसिडेंट बना दिया गया। तो क्या हम कह सकते हैं कि गणतंत्र असलियत में 1952 से शुरू हुआ है? ये मेरे आज के पूरे वीडियो को समझाने के बाद एक सिर्फ इकलौता छोटा सा क्वेश्चन है जिसका मुझे आंसर नहीं मिल पा रहा है। तो आपकी जो भी इसमें राय हो आप कमेंट कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम देख लेते हैं कि इतनी चीज़ें तो हमने समझ ली कि गणतंत्रता क्या है, क्यों हमारे यहाँ 26 जनवरी 1950 को ही गणतंत्रता मनाई जाती है। लोगों के अनुसार, मेरे अनुसार 1952 से हो सकती है, माना जा सकता है, क्योंकि निर्वाचित पद तभी से हुआ है।
उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि गणतंत्रता कैसे, मतलब गणतंत्रता क्यों जरूरी है और मोनार्की में क्या दिक्कतें थी। तो मोनार्की से लेके गणतंत्रता तक पहुंचने में एक 2 फेज 3 फेज पड़ जाएंगे आपके। एक होती है एब्सोल्यूट मोनार्की की, पूर्णतः राजा का शासन है, वही विधायिका, वही कार्यपालिका, वही न्यायपालिका, सब कुछ वही है, हर चीज वही करेगा। तो वो एक मतलब एब्सोल्यूट मोनार्की, मतलब पूरी पूरी तरह राजतंत्र। उसके बाद दूसरे नंबर पे आ जाएगा मिक्स्ड मोनार्की, मतलब कुछ देश ऐसे होंगे जिसमें, अब आप एग्जांपल ले सकते हैं जॉर्डन का, ओमान का, कि राजा में और जो उसके मंत्रीगण हैं, मतलब प्रजा के जो प्रतिनिधि हैं, उनमें पावर्स बटी हुई है। ठीक, ये 2 कंडीशन हो गई। फिर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की और मोनार्कियल डेमोक्रेसी। तो इसमें है कि राजा पद एक समझ लीजिए वंशानुगत है, जैसे हम इंग्लैंड में देखते हैं वंशानुगत बना है, लेकिन उसका कोई अर्थ नहीं है, उसके पास कोई मतलब रियल पावर्स नहीं है। तो ये हो गया हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। उसमें कई सारे देश हैं, यूके हो गया, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, भूटान, थाईलैंड, जापान, ये सारे देश इसी के अंदर आता है। फिर हमारी बात आती है रिपब्लिकन कंट्री, जो इन चारों फेजेस में सबसे अच्छी है, जिसमें हमारा इंडिया भी पड़ता है। तो इसका मतलब है पूर्णतः रिपब्लिक, हर एक पद पे हर एक व्यक्ति का शासन हो सकता है अगर वो निर्वाचित होकर आ रहा है, और कोई वंशानुगत पद नहीं है। सारी कंडीशंस आप पूर्णतः रिपब्लिकन की फॉलो कर रहे हैं तो आप इसके अंदर आएंगे। इसके अंदर आते हैं यूएसए, ब्राजील, फ्रांस, इंडिया, रशिया, फिनलैंड, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका। एब्सोल्यूट मोनार्की मैंने आपको देश नहीं बताया, आप उसमें देख सकते हैं एक तरीके से नॉर्थ कोरिया को भी आप एग्जांपल ले सकते हैं। वैसे उसमें चुनाव होता है लेकिन उसका कोई मतलब है नहीं, कुछ हद तक कह सकते हैं। फिर हम मेन अगर देखें तो सऊदी अरब को पूरी तरह माना जा सकता है कि एब्सोल्यूट मोनार्की के अंतर्गत आता है। फिर हम अपनी थर्ड बात कर लेते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल मूल्य क्या है, गणतंत्रात्मक मूल्य क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू क्या है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू का, इंडिया इज द रिपब्लिक कंट्री हम कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारे संविधान में रिपब्लिक के सारे गुण हैं। लेकिन क्या वास्तविकता है ये? क्या वास्तव में हमारे यहाँ गणतंत्र है? और यह गणतंत्र है तो उसका मूल्य कितना है, किस हद तक हम गणतंत्रात्मक देश हैं? क्योंकि आप देखेंगे कि सेंट्रल की कई पार्टियां, प्रदेशों की कई पार्टियां, क्या ऐसा नहीं है कि उसमें वंश क्रम है कि एक ही वंश के लोग सीएम बनते हैं या पीएम बनते हैं, या जजेस की बेंच देख लीजिए, क्योंकि इसमें कुछ ऐसा मॉडल है कि जजेस को नंबर देने वाले भी जजेस होते हैं। तो क्या उसमें भी परिवारवाद नहीं है? क्या नारियों की स्थिति अभी भी सही नहीं है और पुरुषों का एक स्पेशल स्टेटस है? अगर स्पेशल स्टेटस है तो हमारी गणतंत्र के खिलाफ है। तो इन सवालों पे अगर आप नजर डालेंगे तो कि पूर्णतः गणतंत्र कोई नहीं हो पाया है, कुछ ना कुछ कसर कहीं ना कहीं रहे, फिर भी और अच्छा होने की प्रयास हमेशा करते ही रहना चाहिए। और कॉन्स्टिट्यूशनल मूल्य का मतलब भी यही है, जिसका कॉन्स्टिट्यूशनल मूल्य सबसे ज़्यादा है वो सबसे अच्छा गणतंत्रात्मक देश है। मान लीजिए आपके कॉन्स्टिट्यूशन में सारे गणतंत्रात्मक वैल्यूज नहीं, सारे गणतंत्रात्मक कंटेंट्स हैं, लेकिन आपकी उसकी वैल्यू काफ़ी डाउन है, तो आई थिंक आप गणतंत्रात्मक से नाम के हैं, आपके देश में गणतंत्र नहीं। लेकिन फिलहाल हमारे इंडिया में ठीक ठाक लेवल पे गणतंत्र काम मतलब है, कुछ ही मतलब पॉलिटिक्स हो गई, जजेस वाली बेंच हो गई, न्यायपालिका, तो इस तरह की चीज़ें कुछ हैं जिसमें मतलब जैसे लोग की सोच भी है कि मैं डॉक्टर तो मेरा बच्चा भी डॉक्टर ही बन जाए, तो ये सोच भी एक तरीके से गणतंत्र के खिलाफ है। तो उम्मीद है आपको पूरी गणतंत्रात्मक सरकार, मतलब गणतंत्रात्मक सरकार, गणतंत्रात्मक संविधान, हर चीज़ समझ में आ गई होगी गणतंत्र का। और उम्मीद है आपका गणतंत्र दिवस भी इस बार का अच्छा गुजरे। और ये हमारा 1950 के बाद से 50 और 72वां गणतंत्र दिवस है। हैप्पी गणतंत्र दिवस।